Good morning, students. I hope you will be fine and you are spending your time leisurely. आप अपना समय कुछ पढ़ाई में और कुछ मनोरंजन में गुजार रहे होंगे। लॉकडाउन का रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि ऐसे में आप अपने समय को सार्थक रूप से प्रयोग कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए, थोड़ा बहुत अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जरूर होंगे। हम ये देखते हैं कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति किसी भी नकारात्मक पहलू को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने में सक्षम होता है। कुछ लोग इस खाली समय को बेकार में गुजार रहे होंगे, उन्हें बोर भी फील हो रहा होगा, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे लाइफ में, लेकिन कुछ लोग इसी खाली समय को अपना हथियार बना रहे होंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजबूत तरीके से पढ़ाई में जुटे होंगे, अपने अन्य उद्देश्य में जुटे होंगे जो उन्हें पूरा करना है। इस खाली समय को निश्चित रूप से बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। तो जो भी जीवन में अपनी उच्चतम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूर्णतः हासिल करना चाहते हैं, वो हर नकारात्मक पहलू को सकारात्मक में बदलने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये आपके लिए भी एक अवसर है, सुनहरा अवसर है। यदि आप इस टाइम को डिस्ट्रॉय करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये वैल्यूएबल टाइम कहीं न कहीं आपको लॉस देगा, नुकसान देगा। और यदि आप इस वैल्यूएबल टाइम को अच्छे से यूज कर रहे होंगे, अपने टारगेट को अचीव करने में लगे होंगे किसी भी प्रकार से, तो निश्चित रूप से भविष्य में ये आपके लिए एक बेहतरीन प्रॉफिट बन करके आपके सामने आएगा। तो ये मर्जी आपकी है, क्या आप यूज करेंगे। आइए हम आज इंग्लिश के टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसे आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। आर्टिकल वैसे बेसिकली तीन ही वर्ड्स या लेटर कह लीजिए, तीन ही वर्ड्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, ए, एन और द। यही तीन आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं। इनका प्रयोग शुरू से ही किया जाता है। अगर हम देखें तो क्लास 3rd स्टैंडर्ड्स के ग्रामर से शुरू होता है। ये क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ईयर, 9th, 10th और इंटरमीडिएट के सिंटैक्स चैप्टर में भी इसको पढ़ना पड़ता है। तो आज बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं, लेकिन एक बेसिक समझ आपके अंदर देने के लिए इस वीडियो को हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। आप इसे पढ़िए और इसके कुछ बेसिक पहलू, जिन बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर नहीं हो रहे थे, वो क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो से, जो भी कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े नहीं होंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को कहते हैं उपपद, हिंदी में इसे उपपद कहते हैं। ये आर्टिकल किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। यह ध्यान रखिए कि आर्टिकल किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। ये उसकी संख्या को निर्धारित 1, 2, 4 या अनिश्चित है, इन सारी चीज़ों को ये तय करता है। अक्सर ए और एन किसी सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। इसे हम आधुनिक इंग्लिश में यानी मॉडर्न इंग्लिश में आजकल इसे डिटरमाइनर भी कहा जाने लगा है। इसे डिटरमाइनर्स कहते हैं। ये बेसिकली नाउन को ही इंडिकेट करता है, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर आप आर्टिकल को देखें कि आर्टिकल उपपद जिसमें 3 है, मैं यहाँ आपको इंडिकेट करूँ, ए, एन और द, यही 3 ही आर्टिकल टोटल हैं। इन्हीं तीनों का प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले उसके स्थिति के अनुसार करते हैं, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। इसलिए जो है इसे डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। अब आर्टिकल जो है 2 प्रकार से, यानी तीनों वर्ड्स को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। देखिए, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल यही 2 हैं, ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल यही 2 हैं और डेफिनिट आर्टिकल वही सिंगल है, द केवल। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ए और एन है। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है द। अब ए और एन का प्रयोग यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट और अनसर्टेन बनाने के लिए, किसी नाउन के पोजीशन को इंडेफिनिट यानी अनिश्चित या अनसर्टेन बनाने के लिए करते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से आप बढ़िया से समझेंगे। जैसे लिखा है ही सा एन ओल्ड मैन, ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही सा एन ओल्ड मैन। आप इसे देखिए, ही मतलब है, सा मतलब देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को।
यानी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो यहाँ पे एन क्या कर रहा है? एन मतलब एक। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो ये एन सब किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। कि आदमी कितना था? एक ही था। तो ये देखिए एन जो था एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और क्वालिफाई किसको कर रहा है? मैन को। बट यहाँ पे इसका सेंस जो अनसर्टेन के रूप में है, तो यहाँ पे एन का मतलब हो सकता है एनी। ही सा एनी मैन, एनी माने कोई। उसने एक आदमी को देखा, ये नहीं पता था, यानी वह व्यक्ति उस आदमी से पहले से परिचित नहीं है, उससे नहीं पता कि वो कौन सा आदमी है। जैसे आप अजनबियों की तरह कहीं भी टहल रहे हो, आपने कहा कि मैंने एक लड़के को देखा, अब आपको नहीं पता कि वो लड़का कौन था, यानी उससे पहले आप परिचित नहीं है। तो एक का मतलब हो गया एनी, यानी कोई भी लड़के को आपने देखा। तो इस प्रकार से ये ओल्ड मैन क्या था? अनसर्टेन था, अनिश्चित था कि कौन था, उसके बारे में कंफर्म पता नहीं था, बस सिर्फ एक मैन था, यानी एक आदमी था, इसलिए उसके लिए एनी के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पे एनी यानी एन का जो स्वरूप है वो एनी के रूप में आ रहा है, इसलिए इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ भी है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। इसका सीधा अर्थ है पूरे सेंटेंस का कि एक राजा था। तो यहाँ पे आ किंग यानी राजा कितना था? एक। राजा क्या है? नाउन है। यहाँ पे मैन क्या था? नाउन था। यहाँ पे किंग क्या है? ये भी नाउन है। यानी ये नाउन के बारे में इसकी संख्या बता रहा है, इसलिए ये जो है एडजेक्टिव के रोल में है। और यही एडजेक्टिव ये आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन है और यहाँ पर ए है, यही दो ही इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ए और एन। तो यहाँ पे ये श्योर है कि ये आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है और ये एडजेक्टिव का रोल भी निभा रहा है। दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पर भी अर्थ में देखिए अगर आप कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, नहीं पता कौन राजा था। किसी भी राजा के लिए जिसको उसने देखा, किसी भी राजा की चर्चा जिसकी हम कर रहे हैं, अभी हम सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो कौन सा राजा था, बस एक राजा था। तो एक का मतलब भी यहाँ क्या हो गया? यहाँ एक का मतलब भी हो गया एनी, यानी कोई राजा था जिसे हम कंफर्म नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि एक राजा था, यानी वह निश्चित नहीं था। इसलिए इसका प्रयोग यहाँ देखिए लिखा गया है कि इंडेफिनिट या अनसर्टेन के लिए किया जाता है। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसी निश्चित के लिए नहीं किया जाता, उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो अनिश्चित होते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझ में आए। एक अब आप चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ, उसे देखते हैं क्या है। डेफिनिट आर्टिकल सिर्फ एक है दा। दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। सेम इसी का उल्टा, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल में किसी नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन किया जाता है और डेफिनिट आर्टिकल में किसी नाउन के पोजीशन को सर्टेन किया जाता है, यानी सर्टेन नाउन के पहले लगाया जाता है। ये पता होता है कि इसमें हम जिसकी बात करेंगे उसे हम पहले से जानते हैं या वो निश्चित है कि वो कौन था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पर चर्चा होती है वो डेफिनिट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। जैसे दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखिए द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप। तो यहाँ पे गोल्ड ऑफ नेपाल, ये बात तो सर्टेन हो गई कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड कहाँ की गोल्ड? नेपाल का गोल्ड। ये कंफर्म हो गया कि हम कहाँ के गोल्ड की बात कर रहे हैं? नेपाल के। इसलिए नेपाल का गोल्ड सर्टेन था, इसलिए सर्टेन के पहले हमने क्या लगा दिया? द गोल्ड ऑफ नेपाल इज वेरी चीप, यानी नेपाल का गोल्ड जो है वो बहुत सस्ता है, सोना बहुत सस्ता है। ये हकीकत है कि नहीं है ये नहीं पता, बट आपको एग्जाम्पल देखना भी, एग्जाम्पल के माध्यम से देखना है कि द गोल्ड ऑफ नेपाल दिस इज सर्टेन। अगला देखिए, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, दिस इज द पेन, यह वही पेन है विच आई हैव बॉट, जिसे हमने खरीदा है, यह वही पेन है। दिस इज द पेन, यानी ये पेन क्या था? पेन आपका नाउन है और दा क्या है? ये दा आपका आर्टिकल है, दा आर्टिकल है जो इस पेन के लिए यूज हुआ है। और इसलिए यूज हुआ है क्योंकि दिस इज द पेन, ये वही पेन है विच आई हैव बॉट, जिसे हमने खरीदा है। अर्थात निश्चित है कि उस पेन के बारे में मैं सर्टेन था, पहले से ही पता था कि मैं जिस पेन की बात कर रहा हूँ वो पेन मैंने खरीदा है। अर्थात वो अनिश्चित नहीं है, वो वस्तु सर्टेन है, इसलिए सर्टेन के पहले हमने दा लगा दिया। तो ये आपका था डेफिनिट आर्टिकल।
और ये क्या था, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें सर्टेन नहीं होता, जिसमें नाउन की पोजीशन जो होती है वो सर्टेन नहीं होती है, बट डेफिनिट आर्टिकल में नाउन की जो पोजीशन होती है वो सर्टेन के रूप में लगाई जाती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको समझ में आए होंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा, ये एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। इसके बाद कुछ चीजें हैं, जैसे ए और एन का प्रयोग जो होता है, एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है, यानी ए और एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है, यानी जहां पर हमें वन लगाना होता है। जैसे कहा गया कि he saw an old man, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो बूढ़ा आदमी कितना था, वन था ना, एक ही तो था। यहाँ पर फिर देखिए देयर वाज अ किंग, एक राजा था, कितने राजा थे, वन, यानी एक राजा थे, वन मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पे वन का सेंस फॉलो करने के लिए, वन के सेंस को दिखाने के लिए एंड लगाया गया, चूंकि बाबर से प्रारंभ है, बाबर से प्रारंभ होने के नाते एंड लगाया गया, और यहाँ पर भी वन का ही सेंस दिखा रहा है, एक, इन दोनों का मतलब होता है एक, एन मतलब भी एक और आ मतलब भी एक होता है। तो यहाँ पे सीधे ये ना लिख करके कि ही saw one old man, ही saw one old man, ये सेंटेंस बहुत बढ़िया से देखने में फिट नहीं है, वहां वन की जगह क्या लगा दिया गया, एंड। देयर वाज अ किंग, ऐसा नहीं लिख सकते थे हम, देयर वाज वन किंग, तो वन की जगह यहाँ पर भी ए लगाया गया। तो यही चीज यहाँ दिखाया जा रहा है, ए और एन जो होता है ये एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है, यानी कमजोर रूप का मतलब वीक सेंस में आता है, वीक है, जहाँ पे हमें वन लगाना था वहां ना वन ना लगा करके हमने ए लगा दिया। और द जो है एडजेक्टिव दिस या दैट का कमजोर रूप है, इसमें देखिए दिस इज द पेन, यह वही पेन है, वही का मतलब जो वही सेंस दे रहा है वो दैट से या दिस से निकलेगा। दिस इज द पेन, यहाँ तक कि दिस यूज हुआ है, दिस इज द पेन, ये दिस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पेन की तरफ, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, ये वही पेन है जिसे हमने खरीदा है। तो यहाँ पे द पेन का सेंस भी दिस या दैट के रूप में हो रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि दिस द जो है एडजेक्टिव दिस या दैट का कमजोर रूप है, वीक फॉर्म है, एंड ए और एन जो है एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। अब आइए देखते हैं कि डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप इसे पूरा नोट कर लीजिए, और आप चाहें तो इसका नोट्स बना करके आगे भी अन्य चीज़ों में डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल छांटने का प्रयास कर सकते हैं। आइए आर्टिकल के अब पोजीशन के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि इसका पोजीशन कैसे तय किया जाता है, यानी कहाँ कहाँ पर ये होता है, आर्टिकल सेंटेंस के बीच में क्या क्या पोजीशन बना सकता है, उसे जानने के बाद हम इसका प्रयोग सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों आर्टिकल में से ए एंड या द, यानी डेफिनिट आर्टिकल हो या इंडेफिनिट आर्टिकल हो, तीनों आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आएगा, यानी ये इसकी पहली पोजीशन है। रूल फर्स्ट है कि सब्जेक्ट छोड़ करके, सब्जेक्ट मान लीजिए है, उसके बाद ए एंड द के तुरंत बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। आप इस सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है वर्ब है, आ क्या है आपका, ये आपका आर्टिकल हो गया, और बुक क्या हो गया, ये हो गया नाउन आपका। यानी देखिए नाउन से पहले इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल आ रहा है, तो ये इसकी पहली पोजीशन है, जहां पर आर्टिकल यानी के तुरंत बाद, आर्टिकल के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, तो यहाँ पे आ क्या है, आर्टिकल का काम कर रहा है, और आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आ रहा है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। अगले में ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे एंड क्या है, ये देखिए आर्टिकल है, और अम्ब्रेला क्या है, ये एक नाउन वर्ड है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आर्टिकल की पोजीशन जो है वो नाउन के जस्ट पहले है, नाउन के जस्ट पहले, इसके तुरंत बाद नाउन आया है। सेकंड रूल में देख लीजिए, इसमें ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है, यानी एक संख्या और बढ़ गई है। आर्टिकल के तुरंत बाद एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आ रहा है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर एन क्या है, एन है आपका आर्टिकल, और इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट है आपका एडजेक्टिव, और ये क्या है, गर्ल क्या है, गर्ल है आपका नाउन। इन तीनों में आप देखिए आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये इसका क्रम बन रहा है, यानी इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल, ए एंड द में से प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये इसका दूसरा रूल है। इस प्रकार से इसका क्रम बन सकता है। मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, तो यहाँ पे आ क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया आपका, लॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया,
और स्टिक क्या हो गया, नाउन हो गया। आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये इसका क्रम है। ये सेकंड पोजीशन पर ये एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, लेकिन क्वालिफाई करेगा नाउन को ही। आप ये ध्यान रखिएगा, ये एंड भले ही एडजेक्टिव आया है, नाउन के पहले एडजेक्टिव उससे पहले आ गया, लेकिन ये एंड ऑलवेज क्वालिफाई कर रहा है एक नाउन को। यहाँ पर ए ऑलवेज एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसकी पोजीशन भले ही पहले हो जाए, लेकिन ये क्वालिफाई हमेशा एक नाउन को करेगा, इसीलिए तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। अगला रूल थर्ड देखिए, ए एंड प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी एक पोजीशन और पहले हो गया। यहाँ पर ये एडवर्ब के पहले भी आ रहा है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है। सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आप इसमें देखिए सी इज सब्जेक्ट इधर हो गया, आ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। बे शब्द जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और एडजेक्टिव ये है ही, और इसके बाद ये क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। इसका में थोड़ा सा देखिए और पढ़ा हुआ है पोजीशन इसका, यहाँ पे आर्टिकल के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन। तो ये बेसिकली 2-3 रूल्स हैं जिन्हें हमें जानना है कि आर्टिकल की पोजीशन हो कहाँ सकती है। यानी आर्टिकल की पोजीशन नाउन के ठीक पहले हो सकती है, कभी कभी नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले होती है, और कभी कभी नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब और एडवर्ब से पहले होती है। तो ये 3 प्रमुख पोजीशन है जहाँ पर आर्टिकल को रखा जा सकता है, लेकिन हर स्थिति में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सदैव क्वालिफाई हमेशा नाउन को ही करता है, तभी तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं हम कि एडजेक्टिव जो है यानी आर्टिकल्स, इनके यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल अभी मैंने पूरा परिचय आपको दिया। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है, इन्हीं दोनों को हम इंडेफिनिट कहते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन के पोजीशन को अनसर्टेन बताता है, अनिश्चित बताता है। अब इनका प्रयोग या कैसे करेंगे हम, इसको एक रूल्स और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि इंग्लिश के जितने लेटर हैं, इंग्लिश के टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर हैं, रोमन लिप से निर्मित 26 लेटर हैं। इन 26 को जनरली 2 भागों में बांट दिया गया है, वावेल और कॉन्सोनेंट। आप वावेल जानते होंगे 5 हैं, ए ई आई ओ यू, और शेष बचे हुए जो लेटर्स हैं कीज, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बट आप ध्यान रखिए कि टोटल भले ही इंग्लिश में 26 लेटर ही हैं, बट इनके साउंड टोटल अगर हम जाने तो इसके 44 साउंड निकलते हैं, जिसमें 20 आपके वावेल के होते हैं और 24 साउंड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के होते हैं। तो साउंड अलग अलग निकलते हैं, लेटर भले ही 26 होते हैं लेकिन साउंड 44 होते हैं। तो हम इन आर्टिकल का प्रयोग बेसिकली साउंड पर देखते हैं, साउंड पर डिपेंड करता है कि हम किस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि साउंड हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला के देखते हैं। हम बात तो इंग्लिश की करते हैं, लेकिन साउंड जो निकलता है वो हिंदी से लेते हैं। हिंदी वर्णमाला को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो इसमें हम चर्चा सिर्फ स्वर और व्यंजन की करेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या है। तो आपको पता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण पर डिपेंड होगा कि हम किसे लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और जब उनको हम साउंड करते हैं, उनको बोलते हैं, तो कौन सा ध्वनि हिंदी से बन रहा है उसका, इसी बात को आप ध्यान रखते हुए रूल्स को देखिए। लिखा गया है कि जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, कोई शब्द है जिसका पहला लेटर, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वावेल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन से मिलता हो, यानी कॉन्सोनेंट मतलब भी व्यंजन ही होता है, और वावेल को स्वर कहते हैं अंग्रेजी का, और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब किसी वर्ड का पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष 21 में से कोई भी हो, और उसे जब हम बोल रहे हो तो उसका जो फर्स्ट साउंड निकल रहा हो वो व्यंजन हो, हिंदी का व्यंजन हो, तो वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आप इसे 2 बार रिपीट करके, 3 बार रिपीट करके इस बात को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए, ए कैट, ए वैट, ए फैन एक्सेट्रा, तमाम ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, मतलब ए से नहीं, यहाँ पे देखिए कैट, कैट में सी क्या है, सी आपका कॉन्सोनेंट है, और जब हम इसे बोल रहे हैं कैट यानी का क्या है, का हिंदी का व्यंजन है।
यानी शुरू भी कॉन्सोनेंट से है और जब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम तब भी हिंदी का व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। बैट देखिए, बैट, बैट किससे शुरू हो रहा है? हिंदी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट बी से शुरू हो रहा है, और जब बोल रहा है बैट तो बा शब्द निकल रहा है, यानी बा, हिंदी का बा क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए लगाया गया। फैन में भी सेम यही प्रोसेस काम कर रहा है। तो ऐसे सभी वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों और उन्हें साउंड प्रोड्यूस करते समय, उन्हें बोलते समय हिंदी के व्यंजन से मिल रहे हों, उनके पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। दूसरा देखिए, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, इसमें भी सर के जो ऊपर वाला था कि फर्स्ट लेटर किसी वर्ड का पहला अक्षर जो होगा वो कॉन्सोनेंट हो, परंतु उसका फर्स्ट साउंड जो निकल रहा हो वो हिंदी के स्वर से मिल रहा हो, उसका पहला साउंड हिंदी के स्वर से मिल रहा हो। इसमें क्या था कि वो कॉन्सोनेंट भी था और स्वर भी, उसका जो साउंड था व्यंजन से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या स्वर से मिलता हो तो एन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे यच क्या है? यच जो कि हिंदी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, तो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यच के सिलेबल पर कम जोर दे रहे हैं, हम यच को साइलेंट ही मान ले रहे हैं। हम ऑनेस्ट करें, हॉनेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्ट कह रहे हैं, तो ऑनेस्ट कहने पर जोर किस पर दे रहे हैं? ऑ पर। और जब इसे हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं लिखेंगे। तो ऑनेस्ट में पहला जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आ निकल रहा है, और आ क्या है? ये हिंदी का व्यंजन स्वर है, सॉरी ये हिंदी का स्वर है। तो भले ही ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। सेम इसमें देखिए, एन एम ए, यम क्या है? ये हिंदी का इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है। तो जनरली जो वर्ड कॉन्सोनेंट है उनके पहले ए लगना चाहिए, लेकिन यहाँ एन लगा, क्योंकि जब यमे हम बोलेंगे तो एम ए लिखेंगे, हम एम ए ऐसे लिखेंगे। तो एम बोलते समय देखिए ए जो निकल रहा है हमारा, ये हिंदी का स्वर है, और साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हिंदी का स्वर। और लेटर क्या पहला है? लेटर पहला हमारा है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हिंदी के स्वर से मिल रहा है। इसलिए देखना क्या है, हमें हिंदी के स्वर पर डिपेंड करना है कि क्या लगाएंगे हम। अगर वो हिंदी का स्वर है तो निश्चित रूप से एन लग जाएगा। फिर यही काम देखिए एमएलए में हुआ है। फिर अगर हम एम लिखेंगे, इसी तरीके से एम लिखेंगे हिंदी में, और इसे जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ए का साउंड निकल रहा है, और ए क्या है? हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले एन लगा। तो ध्यान रखिए कि भले ही किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट में हो, लेकिन साउंड प्रोड्यूस करते समय वो जो है हिंदी के स्वर से मिल रहा हो तो उसके पहले एन लगेगा। ये दो रूल्स आपको समझ में आए। तीसरा देखिए, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो, अभी तक दोनों में क्या था? स्वर हो, यानी कॉन्सोनेंट हो। अब क्या कह रहा है? जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी का स्वर हो, फर्स्ट लेटर वावेल हो और फर्स्ट साउंड भी हिंदी का स्वर हो, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। जैसे एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे आ, अम्ब्रेला अगर हम लिखते हैं हिंदी में तो इसी तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में आ, इसे साउंड भी आ से निकल रहा है और हिंदी का वावेल भी, इंग्लिश का वावेल भी है, इंग्लिश का वावेल भी है और हिंदी में स्वर भी आ से निकल रहा है, तो श्योर है कि इसके पहले एन लगेगा। ऑक्स जब आप बोलते हैं, ऑक्स मतलब बैल होता है, तो यहाँ पे अगर ऑक्स आप बोलेंगे तो आप जो साउंड आपसे प्रोड्यूस होगा वो साउंड अ निकल रहा है। आप देखिए अ हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पर एन लग गया। यहाँ पे एन इंडियन लिखा गया है। इंडियन में आई जो शुरू है शब्द हमारा वो स्वर से, यानी कि क्या कहते हैं, वावल से शुरू है, और साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साउंड भी हिंदी का स्वर है, इंडियन ई। तो ई क्या है? यहाँ पे हिंदी का स्वर है, तो दोनों प्रकार से इंग्लिश का भी स्वर है और हिंदी का भी स्वर है, इसलिए इसके पर एन लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम देखिए, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी शब्द का फर्स्ट लेटर वावेल हो, किसी शब्द का फर्स्ट लेटर वावेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी का व्यंजन हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि स्टार्ट हिंदी इंग्लिश के वावेल से हो रहा है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं उसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस यानी उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन, वो हिंदी के स्वर से मिल रहा हो या व्यंजन से मिल रहा हो, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा है यूरोपियन,
यहाँ पे यूरोपियन ई जो है, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वावल हैं और ई भी एक वावल है। लेकिन यूरोपियन अगर हम बोलते हैं, इसे लिखते हैं तो यू लिख रहे हैं इस तरीके से, यूरोपियन लिख रहे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो यू जो लिखा गया है या, यानी या क्या है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए लगा। यूनियन अगर हम लिखेंगे यूनियन, तो यूनियन भी जो है हमारा यानी या से शुरू हो रहा है, और या क्या है, साउंड में हिंदी का व्यंजन है, इसलिए वावल होते हुए भी इसके पहले ए लगा हुआ है। ऐसे तमाम वर्ड आपको मिलेंगे। अटेंसिव है, अ वन आइड मैन है, तो वाह लिखेंगे तो वाह हिंदी का व्यंजन है। अटेंसिल में यू टेंसिल पढ़ते हैं, यू टेंसिल, तो यू अगर लिखेंगे हम तो यू क्या है, यह भी आपका हिंदी का एक व्यंजन है। इसलिए ये सभी वावल से शुरू होने के बावजूद भी इनके पहले ए लगा हुआ है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन डिपेंड हो रहा है हिंदी पर। हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो ये देखना है कि अगर उच्चारण करते समय हिंदी का स्वर है तो श्योरली आप एन लगा दीजिए। उच्चारण करते समय हिंदी का व्यंजन से शुरू हो रहा है तो श्योरली आप ए लगा दीजिए। वो वर्ड किसी भी शब्द से शुरू हो, यानी 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए कि उच्चारण करते समय यदि हिंदी का स्वर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो एन लगेगा। उच्चारण करते समय यदि हिंदी का व्यंजन शब्द आ रहा है तो वहाँ उसके पहले एन लगेगा। तो ये 2 बातें, इन चारों का जो एक कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है, इन चारों से यही निकलता है। उम्मीद है ये इतना आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके भी देखें, जहाँ पर आपको दिक्कत हो वहाँ आपको ये समझ में आएगा। हाँ, आइए चर्चा करते हैं अब डेफिनेट आर्टिकल की। अभी तक आपने इनडेफिनिट आर्टिकल देखा, डेफिनेट आर्टिकल की चर्चा करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही है, द। इसे समझते हैं कि डेफिनेट कैसे है। एक बार मैंने आपको शुरू में बताया है कि डेफिनेट कैसे है। जैसे देखिए, आई सा अ बॉय, मैंने एक बच्चे को देखा, यहाँ पर आ क्या था, एनी, यानी बॉय क्या था, लड़का। मैंने एक लड़के को देखा, तो बॉय, जिस लड़के को मैंने देखा वो अनिश्चित था, पता नहीं कौन सा लड़का था। ए मतलब क्या हो गया, ए नहीं हो गया, मैंने किसी लड़के को देखा। तो यहाँ पर ये क्या था, इंडेफिनिट आर्टिकल था। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था, तो दूसरे सेंटेंस में देखिए ये अंतर है कि पहले सेंटेंस में बॉय के पहले आ लगा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में इसी बॉय के पहले दा लगा हुआ है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि जब मैं पहली बार किसी की चर्चा किया तो मैं सर्टेन नहीं था, निश्चित नहीं था कि वो कौन सा बच्चा था, कौन सा लड़का था जिसे मैंने देखा। लेकिन जब दोबारा मैं उसी की बात कर रहा हूँ तो ये अब दूसरे सेंटेंस में कंफर्म हो गया है कि उसी बॉय की बात कर रहा हूँ जिसे मैंने पहले सेंटेंस में मेंशन कर दिया है, जिसे मैंने पहले सेंटेंस में बताया है। यानी दूसरे सेंटेंस में अब वो हमारा परिचित हो चुका है, निश्चित हो चुका है। यानी आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। यानी लड़का कैसा था, अंधा था। कौन सा लड़का अंधा था, जो पहले मैंने देखा था। यानी इसमें वो निश्चित हो चुका है, सर्टेन हो चुका है, डेफिनिट हो चुका है। इसीलिए इस नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल दा लगाया गया और इस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाया गया। ये डिफरेंस है आपका डेफिनिट और इनडेफिनिट में। अब कुछ जो है डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका बड़ा विस्तृत अध्ययन है, लेकिन कुछ मुख्य चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे नदियों के नाम के पहले दा लगेगा, पर्वत समूहों के नाम के या प्रसिद्ध पर्वतों के नाम के पहले दा लगेगा, खाड़ियों के नाम के पहले दा लगेगा, द्वीप समूहों के नाम के पहले, झीलों के नाम के पहले, जातियों के नाम के पहले, समुद्रों के नाम के पहले, और वो समस्त चीजें जो ब्रह्मांड में अपने जैसी क्यों लिखी हैं, वो समस्त चीजें जो ब्रह्मांड में अपने जैसी क्यों लिखी हैं, सूर्य, चंद्रमा, इन सब के नाम के पहले दा लगेगा, दिशाओं के नाम के पहले दा, प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दा, समाचार पत्रों, ऐसे तमाम हैं जिनके नाम के पहले हम दा लगाते हैं। तो ये कुछ मुख्य हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। इन सभी का नाम लिखते समय हम दा लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, द गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, इसके पहले दा लग गया। द पर्शियन गल्फ एक खाड़ी का नाम है। द इंडियन ओशन, ये एक महासागर का नाम है, हिंद महासागर। द रेड सी, लाल सागर, ये सागर का नाम है और ये महासागर का नाम, यानी सागरों के नाम के पहले भी दा, महासागरों के नाम के पहले भी दा। द हिमालयाज, ये पर्वत समूहों का नाम, समूह है या पर्वत शिखर है। द सन, ये सूर्य अपने जैसा केवल एक है पूरे ब्रह्मांड में। द दैनिक जागरण, ये समाचार पत्र का नाम है।
द रामायण ये पुस्तक का नाम है, इन सभी के नाम के पहले दा लगाएंगे। ऐसी तमाम प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम के पहले, प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले हम दा लगाते हैं जो मशहूर है, फेमस है। और कहीं दा का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं। जैसे लिखा गया द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का यानी गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस बेस्ट के पहले भी हमने दा लगाया। ऐसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यदि किसी सेंटेंस में स्मॉलेस्ट शब्द आ गया है तो उसके पहले दा जरूर लगा होगा। द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाएंगे। तो ये आपका था डेफिनिट आर्टिकल जो आपने सीखा। तो आपको एक केवल बेसिक समझ मैंने दी है डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल की। इसमें भी बड़ा ब्रॉड है कि और कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग होता है। हमने केवल आपको रूल्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ होना चाहिए, कितनी जगहों पर किस रूप में होता है। इसका अध्ययन विस्तृत रूप से आप बड़े क्लासेस में करेंगे, इंटर के सिंटैक्स चैप्टर में करेंगे। अभी आप इन चीज़ों को समझिए और वीडियो को देखिए। तब तक आप व्यस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।